Welcome to all of you. The topic of our e-lecture is hybridization, a method of crop improvement. हाइब्रिडाइजेशन और संकरण से पहले हमने जो है अभी तक पिछले वीडियो लेक्चर में सिलेक्शन मेथड उनको पढ़ा था, जिसमें मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन को पढ़ा था। सिलेक्शन मेथड्स में जो प्लांट्स में पहले से उपस्थित जो अच्छे जीन्स हैं, अच्छी क्वालिटी के, बेटर क्वालिटी के जीन्स हैं, उसका चयन किया जाता है। कोई नए जीन जो है यहाँ क्रिएट नहीं होते हैं, यानी जो पेरेंट्स में जो पहले से अच्छे जीन होते हैं बेटर क्वालिटी के, उन जीन्स को सेपरेट किया जाता है, उनका सिलेक्शन किया जाता है। और इस मेथड्स के द्वारा जो डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ जो है सेलेक्ट की जाती है, उसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर के साथ साथ अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स भी जो है अटैच रहते हैं। और चूँकि ये अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर जो है रिसेसिव फॉर्म में रहते हैं, तो रिसेसिव फॉर्म में होने की वजह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और ये जब भी होमोजाइगस स्टेज में आएंगे तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और उस डिज़ायरेबल क्वालिटी के जो क्रॉप प्लांट्स है उनको जो है उसकी क्वालिटी को डिक्रीज़ करेंगे। और अब इस स्थिति में जो है दोबारा फसल में सुधार करना पड़ता है, और इन फसल में सुधार जो है हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के द्वारा संभव हो पाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, स्वपरागित जो फसलें हैं, उनमें सिलेक्शन का जो मूल आधार होता है, जो बेसिस होता है, वो क्या होता है? वेरिएशन या विभिन्नताएं। और ये जो वेरिएशन है वो संकरण द्वारा या हाइब्रिडाइजेशन द्वारा उत्पन्न हो सकती है। और ये जो है संकरण में, हालांकि हाइब्रिडाइजेशन में जो है कोई नया जीन नहीं बनता है, बल्कि जो पेरेंटल जीन से जो हाइब्रिड बनता है उसमें जीन का नया कॉम्बिनेशन बनता है। नया जीन नहीं बनता है, जीन पैटर्न नहीं बनता है, बल्कि उसमें एक नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन आ जाती है। तो आज हम बात करते हैं संकरण की या हाइब्रिडाइजेशन की। तो सबसे पहले देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो उसको हम देखते हैं कि दो जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ऐसे दो प्लांट्स जो जेनेटिकली डिफरेंट हो, उन प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर के द्वारा, फर्टिलाइजेशन के द्वारा एक नई वेराइटीज़ या हाइब्रिड का प्रोडक्शन करना क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन। यानी जो पेरेंट्स जो होंगे वो कैसे होंगे? जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, और ऐसे जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग के द्वारा हाइब्रिड का प्रोड्यूस करना, नई वेराइटीज़ को प्रोड्यूस करना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, उनके कैरेक्टर्स होते हैं, वो यहाँ पर आकर के हाइब्रिड में क्या हो जाते हैं? कंबाइंड हो जाते हैं या मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टर्स की जो है कंबाइनिंग हो जाती है, यहाँ पर मिल जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन में जेनेटिक कंटेंट चेंज नहीं होता। हमने पहले भी कहा था, अभी जो थोड़ी देर पहले कहा था कि इसमें जो है जेनेटिक कंटेंट चेंज नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या होता है कि जीन के नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। क्या बनते हैं? नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। और सबसे पहले जो नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन, प्राकृतिक संकरण जो है, सबसे पहले किसके द्वारा रिकॉर्ड किया गया था? कॉटन माथेर द्वारा 1716 में जो है कॉटन माथेर द्वारा जो है नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन को रिकॉर्ड किया गया। और उसके बाद जो पहला जो आर्टिफिशियल प्लांट हाइब्रिड प्रोड्यूस किया गया, वो किसके द्वारा? थॉमस फेयरचाइल्ड के द्वारा 1717 में जो है एक आर्टिफिशियल प्लांट हाइब्रिड प्रोड्यूस किया गया, और उस हाइब्रिड का नाम दिया गया फेयरचाइल्ड म्यूल। और उसके बाद जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, जो फसल सुधार में संकरण का सबसे पहले प्रायोगिक तौर पर जो उपयोग किया गया, वो किसके द्वारा किया गया? जोसेफ कॉल ड्यूटर के द्वारा 1760 में जो है जोसेफ कॉल ड्यूटर के द्वारा संकरण का प्रयोग जो है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में पहली बार किया गया, प्रैक्टिकली यूटिलाइजेशन उसका किया गया। और उसके बाद जो है फिर मेंडल, और उसके बाद में जो है एक संकरण जो एक की मेथड्स बन गया कि जो है एक्सपेरिमेंट में हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस एक तरह से कंपलसरी हो गया। तो ये कुछ हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन थी। उसके बाद हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव
टू डेवलप द न्यू वेराइटीज ऑफ डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स, कि जो है डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स की जो है एक नई वेराइटीज़ को डेवलप करना, किसके द्वारा? हाइब्रिडाइजेशंस के द्वारा। और वो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? हाई क्वालिटी हो सकती है, हाई यील्डिंग कैपेसिटी हो सकती है, बेटर क्वालिटी हो सकती है, डिजीज़ रेजिस्टेंस हो सकता है, या फिर एडेप्टिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा जो है हम क्या कर सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स है, क्या है, जो कैरेक्टर्स है उस कैरेक्टर्स का रिकॉम्बिनेशन करना, और उस रिकॉम्बिनेशन के द्वारा जो है यूज़फुल वेरिएशन, जो उपयोगी विभिन्नता हैं उसको उत्पन्न करना, उसको क्रिएट करना, कि जो कैरेक्टर्स होंगे उस कैरेक्टर्स में रिकॉम्बिनेशन होंगे, नए कॉम्बिनेशन बनेंगे, और उस नए कॉम्बिनेशन का जो उपयोग है उसके द्वारा नई वेराइटीज़, नई वेरिएशन क्रिएट करना, और नई वेरिएशन जो है वो आगे जो है प्लांट ब्रीडिंग में जो है अप्लाई की जाती है। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के द्वारा जो है हाइब्रिड वीगर या संकर ओज उत्पन्न करना, ये भी जो है इस हाइब्रिडाइजेशन का जो है संकरण का ऑब्जेक्टिव्स होता है। अब हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन या संकरण जो है कितने प्रकार के होते हैं, उसको देखते हैं। हम देखते हैं इंट्रा वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन। इंट्रा वैराइटल यानी एक ही वैरायटी के बीच में, द क्रॉस आर मेड बिटवीन प्लांट्स ऑफ सेम वेराइटीज़। एक ही वैरायटी के दो प्लांट्स के बीच में अगर कोई क्रॉस होता है तो उसको हम कहते हैं इंट्रा वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन। अब जैसे ये एक ब्रासिका ओलेरेसिया स्पीसीज़, उसकी वैरायटी कैपिटिटा है। इसी कैपिटिटा वैरायटी का अगर कैपिटिटा वैरायटी से क्रॉस करवाया जाए, यानी ब्रासिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटिटा का ब्रासिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटिटा से अगर क्रॉस करवाया जाए तो इस तरह का क्रॉस क्या कहलाता है? इंट्रा वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद हम देखते हैं इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन। इंटर वैराइटल, इसका मतलब क्या हुआ कि जो है दो वैरायटीज़ के बीच में, दो वैरायटीज़ कौन सी है? एक ही स्पीसीज़ की दो वैरायटीज़, क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ सेम स्पीसीज़। स्पीसीज़ एक ही है, उस स्पीसीज़ की दो अलग अलग वैरायटीज़ है, उस वैरायटी के बीच में क्रॉस करवाना इंटर वैराइटल या फिर इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अब आप इसमें देखिए, जैसे ब्रासिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटिटा एक अलग वैरायटी है, इसके अलावा ब्रासिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस ये एक अलग वैरायटी है। तो कैपिटिटा वैरायटी का बोट्राइटिस वैरायटी के साथ में क्रॉस जो है ये किस टाइप का क्रॉस है? इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जेनेरा। एक ही जेनेरा की दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में अगर कोई क्रॉस होता है तो उसको हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। इसको इंट्रा जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। अब जैसे देखिए ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज ये अलग स्पीसीज है, और ब्रासिका जुन्सिया एक अलग स्पीसीज। जेनेरा यहाँ पर सेम है ब्रासिका, लेकिन स्पीसीज क्या है? कैम्पेस्ट्रीज है, और जुन्सिया दोनों अलग अलग है। तो दो अलग अलग स्पीसीज के बीच जो कि एक ही जेनेरा की है, उनके बीच में अगर कोई क्रॉस होता है, संकरण होता है, तो उस संकरण को हम क्या कहते हैं? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद बात करते हैं इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर जेनेरिक यानी दो जेनेरा के बीच में अगर कोई क्रॉस होता है, दो डिफरेंट जेनेरा के बीच का क्रॉस इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अब आप देखिए इसमें, जैसे रेफेनस जेनेरा और ब्रासिका जेनेरा, इन दोनों के बीच क्रॉस के द्वारा रेफेनो ब्रासिका नई स्पीसीज बन गई, रेफेनो ब्रासिका। और अब आप देखिए इसी तरह से ट्रिटिकम और सिकेल, इन दोनों के जो है क्रॉस से ट्रिटिकल बन गई। तो ये जो रेफेनो ब्रासिका का बनना और ट्रिटिकल का बनना किसका एग्जाम्पल है? इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसीजर क्या है, किस जो है इसकी क्रियाविधि क्या है। तो अलग अलग स्टेप्स है, हर एक स्टेप्स को हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, जनकों का चयन करना। संकरण की सबसे पहली प्राथमिकता है जनकों का चयन करना, और पेरेंट्स का सिलेक्शन किस पर डिपेंड करता है? प्लांट ब्रीडिंग में जो है, जो ब्रीडिंग प्रोसीजर है, उस ब्रीडिंग का एम और ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है, उस पर आधारित होता है कि किस पर्पज से, किस उद्देश्य को लेकर के हम ब्रीडिंग कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि जो है पेरेंट्स का सिलेक्शन
किस तरह से किया जाए। और जो पेरेंटल प्लांट्स होंगे वो जो है उसका सिलेक्शन होगा, वो कहाँ से सिलेक्शन होगा, लोकल एरिया से, वहाँ के जहाँ पर ये उग रहे हैं उसी क्षेत्र से उसका सिलेक्शन किया जाना चाहिए। और क्योंकि वो जो वहाँ की जो लोकल एरिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है, उस कंडीशन में ये काफ़ी सूटेबल रहते हैं, इसलिए जो है लोकल एरिया से ही हमेशा पेरेंटल प्लांट्स का सिलेक्शन किया जाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं सेल्फिंग ऑफ पेरेंट्स। सेल्फिंग मीन्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन, कि होमोजाइगोसिटी को क्रिएट करना इसका उद्देश्य है कि जितना ज़्यादा होमोजाइगोसिटी क्रिएट होगी उतना ही ज़्यादा जो है वो प्योर पेरेंट्स के रूप में जो है उत्पन्न होंगे। तो सेल्फिंग इज़ एसेंशियल फॉर इंड्यूसिंग होमोजाइगोसिटी, कि जो है होमोजाइगोसिटी को इंड्यूस करने के लिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पर, सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। और इससे क्या होगा कि जो अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स जो होंगे वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, और केवल क्या होंगे, इन ब्रीड्स प्राप्त होंगे। इन ब्रीड्स क्या होते हैं, जो अपने आप में जीनोटिपिक रूप से और फिनोटिपिक रूप से, यानी उनका जीनोटाइप और उनका फिनोटाइप दोनों ही सिमिलर होता है, और जिनका जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों सिमिलर होता है, ऐसी प्रोजेनी, ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं, इन ब्रीड्स कहलाते हैं। और जो है हाइब्रिडाइजेशन में जो पेरेंट्स हम सेलेक्ट करते हैं वो इन ब्रीड्स के रूप में होने चाहिए, होमोजाइगस होने चाहिए। तो इस तरह से हमने पेरेंट्स सेलेक्ट कर लिए और इस हाइब्रिडाइजेशन में, और उसमें जो है सेल्फिंग भी हो गई। सेल्फिंग करने के बाद में फिर अगला प्रोसीजर होता है, वो क्या होता है, ईमैस्कुलेशन, विपुंसन तकनीक। ईमैस्कुलेशन टेक्निक क्या है, ईमैस्कुलेशन टेक्निक क्या होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना। अब सेल्फ पॉलिनेशन पहले की प्रोसेस हो गया, अब हम सेल्फ पॉलिनेशन को यहाँ प्रिवेंट करते हैं। इससे पहले जो है पेरेंट सेलेक्शन और अगले जो है सेल्फिंग ऑफ पेरेंट्स, ये प्रोसीजर पूरा होने के बाद में अब सेल्फ पॉलिनेशन को हम प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। तो सेल्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं कि उसके अंदर जो एंथर है, जो स्टामेन है, उस एंथर को रिमूव कर देते हैं या फिर उसको नष्ट कर देते हैं। तो जो है रिमूवल एंड किलिंग ऑफ स्टामन और एंथर ऑफ फ्लावर ऑफ फीमेल पेरेंट प्लांट्स, कि इसके अंदर फीमेल पेरेंट प्लांट सेलेक्ट किया जाता है और उस फीमेल पेरेंट प्लांट से जो है एंथर को रिमूव किया जाता है, उसको हटा दिया जाता है बिना किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को नुकसान पहुंचाए। यहाँ ध्यान ये रखा जाता है कि इसको जो एंथर को रिमूव या किल करने से साथ साथ में, इसके साथ साथ में कहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है डैमेज नहीं हो जाए, तो इस बात को हम हमेशा ध्यान में रखते हैं। तो यह प्रोसेस कहलाता है ईमैस्कुलेशन, टू रिमूवल और किलिंग द एंथर्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट प्लांट्स टू प्रिवेंट द सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। और ये जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर में और सेल्फ पॉलिनेटेड जो प्लांट्स होता है इसमें एक एसेंशियल है, आवश्यक है। और इसके कई बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि हम जो है ईमैस्कुलेशन जो प्रोसेस कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं। तो इसके कई अलग तरह से जो है प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हैंड ईमैस्कुलेशन, जो है अपने हाथों से जो है विपुंसन करना, उसको जो है फोर्सेप्स या सीजर मेथड्स भी कहते हैं। और ये जो है हैंड ईमैस्कुलेशन टेक्निक जो है वो उन प्लांट्स में यूज़ की जाती है, अप्लाई की जाती है जिनके फ्लावर्स काफ़ी बड़े होते हैं। और इस मेथड्स में क्या करते हैं कि जो कोरोला होता है उस फ्लावर का, उस जो सेलेक्टेड फ्लावर्स होते हैं, जो सेलेक्टेड प्लांट्स होते हैं पेरेंट्स प्लांट्स, उसके कोरोला को हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। और ओपन करने के बाद में क्या कर देते हैं, वहाँ के एंथर को जो है बहुत ही ध्यान से केयरफुली जो है रिमूव करते हैं। और यहाँ यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। तो कुछ इसके अलावा और भी सावधानियाँ हैं वो जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। वो सावधानियाँ कौन कौन सी है, वो जो है प्रिकॉशंस है कि फ्लावर शुड बी इन बड स्टेज, कि जो है फ्लावर है वो बडिंग स्टेज में होना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर मैच्योर होगा तो पॉलन जो है वस हो सकते हैं और स्टिग्मा भी रिसेप्टिव हो सकती है, उस पर गिर सकते हैं। तो फ्लावर जो है बडिंग स्टेज में होना चाहिए और स्टिग्मा जो है रिसेप्टिव नहीं होने चाहिए और एंथर भी जो है डेहिसेंस्ड या विस्फोटित नहीं होने चाहिए। ये इसकी जो है प्रिकॉशंस है, सावधानियाँ रखनी पड़ती है हैंड ईमैस्कुलेशन में। इसके अलावा क्या होगा कि जो है पॉलन जो हम एंथर रिमूव कर रहे हैं
वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसको बिना किसी ब्रेकिंग के, बिना किसी टूट फूट के उसको तोड़े जो है उसको रिमूव करना ज़रूरी है। और स्टिग्मा एंड ओवरी ऑफ फ्लावर शुड नॉट बी डैमेज्ड, कि स्टिग्मा और ओवरी जो है किसी भी सूरत में जो है डैमेज नहीं होनी चाहिए, इस बात को जो है इंश्योर जो है करना होता है हैंड इमैस्कुलेशन टेक्निक में। तो हैंड इमैस्कुलेशन के अलावा जो है इमैस्कुलेशन की और भी बहुत सारी मेथड्स हैं, प्रोसीजर है, जैसे हॉट वाटर ट्रीटमेंट, कि गर्म पानी से जो है उसका उपचार करने। ये तो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स था और उसमें जो हमने हैंड इमैस्कुलेशन किया, ये इसके ये एंथर लगे हुए हैं। इस एंथर को जो है मैच्योर होने से पहले बडिंग स्टेज में जो है इस फ्लावर की बडिंग स्टेज में इसके जो है कॉर्ला को ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ से जो है ये कट कर देते हैं, तो हमारे सामने जो है इस तरह की स्थिति बन जाती है। ये अब स्टामन बचे हैं, एंथर हमने यहाँ से रिमूव कर दिए, अब केवल इस तरह से बचते हैं। तो ये जो है प्रोसीजर क्या हो गया, हैंड इमैस्कुलेशन टेक्निक। यहाँ पर एंथर हमने रिमूव कर दिए। उसके बाद हम देखते हैं हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट आप देखिए यहाँ पर कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट में जो ऐसे प्लांट्स जिनके फ्लावर्स बहुत ही छोटी साइज़ के होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, जैसे बाजरा है, जवार है, राइस है, चावल है, उनमें जो है फ्लावर काफ़ी छोटे होते हैं और उनमें क्या करते हैं, फिर उनको जो उनके जो इन्फ्लोरेसेंस जैसे पेनिकल्स वगैरह हैं उसको गर्म पानी में हॉट वाटर में जो है डिप कर देते हैं, एक बॉटल में डाल देते हैं, कॉर्क लगा देते हैं यहाँ पर, ये देखिए आप। और यहाँ पर ये गर्म पानी भरा हुआ है जिसका टेम्परेचर 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर ये पेनिकल इसमें डाल दिया गया है। और अब इस पेनिकल में जो है रखते हैं और उसके बाद में 1 से 10 मिनट तक रखते हैं इसको, और रखने के बाद में यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर ये इस सिद्धांत पर काम करता है कि इस हॉट वाटर रखने पर जो है एंथर जो है वो किल हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे इस टेम्परेचर पर, लेकिन गायनेशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है उसको कोई नुकसान नहीं होगा उस हॉट वाटर टेम्परेचर के अंदर। तो यहाँ पर जो है इसमें जो है एंथर यहाँ पर डैमेज हो गए, नष्ट हो गए, लेकिन यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या गायनेशियम जो है यहाँ पर सुरक्षित है। तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट के अलावा जो है कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा भी जो है इमैस्कुलेशन किया जाता है। आप देखिए 0 डिग्री से -6 डिग्री टेम्परेचर के बीच में जो है पॉलन ग्रेन्स को रखने से जो है पॉलन ग्रेन्स जो नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अल्कोहल ट्रीटमेंट, अल्कोहल के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। हालांकि ये सारे प्लांट्स पर जो यूनिवर्सली जो है अप्लाई नहीं किया जा सकता है, सेलेक्टेड प्लांट्स पर ही अल्कोहल अप्लाई किया जा सकता है इमैस्कुलेशन के लिए। और अल्कोहल भी जो है 57% अल्कोहल जो है केवल 10 सेकंड के लिए अप्लाई किया जाता है, उसमें जो है पॉलन जो है डैमेज हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं और इमैस्कुलेशन टेक्निक कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा जो है सक्शन मेथड्स जो है वो भी जो है यूज़ किया जाता है। सक्शन मेथड्स के अंदर जो है ये क्या होता है कि जो माइन्यूट फ्लावर होते हैं उनके लिए जो है ये सूटेबल रहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक प्रेशर, एक निश्चित अमाउंट का जो है प्रेशर दिया जाता है और उस प्रेशर में क्या होता है जो पॉलन जो है वो पॉलन जो है सख्त हो जाएंगे बाहर की ओर, और उसके बाद में जो है केवल जो है गायनेशियम है वो इंटैक्ट बनी रहेगी, सुरक्षित रहेगी। तो सक्शन प्रेशर के द्वारा भी जो है इमैस्कुलेशन टेक्निक जो है कंप्लीट की जाती है। इसके अलावा मेल स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी प्रोसीजर, मेल स्टेरिलिटी जो है सेल्फ पॉलिनेटेड जो प्लांट्स होते हैं जैसे सोरगम है, ओनियन है और बार्ले, इनमें क्या होता है कि एंथर जो है स्टेराइल होते हैं और ये इसके अंदर जो पॉलन बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो बनते हैं वो जो कैसे होते हैं, वो वाइबल नहीं होते हैं। इसी तरह से सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी जो है वो भी जो है इमैस्कुलेशन टेक्निक में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा केमिकल जो है गैमेटोसाइट्स, कुछ केमिकल्स होते हैं वो भी जो है पॉलन्स को डैमेज करते हैं, जैसे कि कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जैसे 2,4-D, नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड, मैलिक हाइड्रोजोइट, और इसके अलावा जो है ट्राईबेंजोइक एसिड्स, ये कुछ केमिकल्स है जो गैमेटोसाइट्स के रूप में काम करते हैं और ये जो है मेल स्टेरिलिटी के रूप में उसको जो है क्रिएट करते हैं और इसको जो है स्प्रे के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये जो है इमैस्कुलेशन टेक्निक थी जिसके द्वारा जो है एंथर को वहाँ से रिमूव करना, फीमेल फ्लावर प्लांट से रिमूव करना। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आता है बैगिंग, टैगिंग एंड लेबलिंग,
कि जैसे ही इमैस्कुलेशन टेक्निक हमारी कंप्लीट हो जाए, इमैस्कुलेशन प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो जाए, उसके तुरंत बाद जो है फ्लावर को और इन्फ्लोरेसेंस को जो है उसको उसकी बैगिंग कर देनी चाहिए कि जो है फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस इज इमीडिएटली बैग्ड टू अवॉइड पॉलिनेशन बाय फॉरेन पॉलेंस। उसको जो है बैगिंग तुरंत इसलिए करनी चाहिए कि जो फॉरेन पॉलन है उसके द्वारा कहीं पॉलिनेशन ना हो जाए, इसलिए जो है इसकी बैगिंग जो है इमैस्कुलेशन के तुरंत बाद कर देनी चाहिए। और बैग जो होता है वो किसका बना होता है? पेपर का बना होता है, बटर पेपर का बना होता है या फिर फाइन क्लॉथ का बना होता है। और बैग को जो है हम इन्फ्लोरेसेंस के बेस पर या फिर जो फ्लावर होता है उसके स्टॉक पर जो पेडिशल्स वगैरह होती है वहाँ तक जो है इसकी बैगिंग की जाती है और उसको जो है फिर धागे से बांध दिया जाता है। तो इस तरह से ये बैगिंग की जाती है। और ये बैगिंग जो है हमें इस बात का ध्यान रखना है कि स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी से पहले जो है बैगिंग हो जानी चाहिए। और इसमें जो है बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों ही जो है नर और मादा पुष्प जो है उसका जो है सेपरेटली उसको जो है बैगिंग करनी चाहिए, उसको अलग से उस पर जो है थैली लगानी चाहिए। और ताकि क्या है कि मेल फ्लावर जो है कॉन्टामिनेशन से बच सके और फीमेल फ्लावर जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन से बच सके। तो दोनों मेल और फीमेल फ्लावर की बैगिंग जो है सेपरेटली करनी चाहिए। और उसके बाद जब बैगिंग पूरी हो जाए तब जो है टैगिंग प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। ये टैगिंग प्रोसेस का मतलब उस बैग के ऊपर एक टैग लगाया जाता है और जिस पर बहुत सारी जानकारी होती है। जो टैग दो तरह का होता है, सर्कुलर टैग और रेक्टेंगुलर टैग। रेक्टेंगुलर टैग और सर्कुलर टैग। जो सर्कुलर टैग होगा वो जो है 3 सेंटीमीटर डायमीटर का होगा और जो रेक्टेंगुलर टैग होगा वो 3/2 सेंटीमीटर का होगा। और टैग जो है कहाँ पर अटैच करते हैं? फ्लावर के बेस पर अटैच करते हैं, धागे से उसको बांध देते हैं। तो इस तरह से टैगिंग हो गई। और टैगिंग के बाद जो है हम क्या कहते हैं? लेबलिंग करते हैं। यानी टैग के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम लेबलिंग कहते हैं, जिस पर सीरियल नंबर रहते हैं, डेट ऑफ इमैस्कुलेशन रीपोजिशन की जो तारीख है वो लिखी रहती है, डेट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इसके अलावा मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स का नाम लिखा रहता है, जिसमें से फीमेल पेरेंट्स का नाम पहले लिखा रहता है और फिर जो है मेल पेरेंट्स का बाद में लिखा रहता है। जैसे ए का क्रॉस बी से करवाया तो जो सबसे पहले ए जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? फीमेल प्लांट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी जो है मेल प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर बैगिंग, टैगिंग और लेबलिंग प्रोसीजर किया जाता है। नेक्स्ट जो है स्टेप है इसकी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर की, वो है क्रॉसिंग या पॉलिनेशन की। जो है आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन किसके बीच में? जो दो जेनेटिकली डिफरेंट जो पेरेंट प्लांट्स है, ऐसे पेरेंट प्लांट्स जो जेनेटिकली डिफरेंट है, उन डिफरेंट प्लांट्स के बीच में आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन जिसे एंथेसिस कहते हैं वो करवाया जाता है। और इसमें जो है फर्टाइल, वाइबल एंड डिजायरेबल पॉलन्स फ्रॉम मेल प्लांट्स के फर्टाइल, वाइबल और डिजायरेबल पॉलन्स जो है वो कहाँ पर जो है जो फीमेल प्लांट्स है, फीमेल सेलेक्टेड प्लांट्स है, जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स है, उसकी रिसेप्टिव स्टिग्मा पर वहाँ पर स्प्रे किए जाते हैं, उस पर प्लेस शिफ्ट किए जाते हैं और फिर जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है पूरा होता है। तो इस तरह से जो है इमैस्कुलेटेड फ्लावर पर जो है फर्टाइल, वाइबल और डिजायरेबल पॉलेंस को शिफ्ट किया जाता है। तो इस तरह से जो है उनकी क्रॉसिंग या पॉलिनेशन किया जाता है। और पॉलिनेशन या फिर फर्टिलाइजेशन के बाद में जो क्रॉस्ड हेड्स और पोर्ट्स होते हैं, जो डिजायरेबल प्लांट्स, उनकी जो है उनको हार्वेस्ट किया जाता है, उनकी कटाई की जाती है और उसके जो है उसको पूरी तरह से सुखाने के बाद में और फिर उसके जो है थ्रेसिंग की जाती है, बीजों को, सीड्स को जो है अलग किया जाता है और फिर जो है ये सीड्स जो है सेपरेटली स्टोर की जाते हैं। जो और यहाँ पर ये बात यहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो ओरिजिनल टैग लगा हुआ था यहाँ पर टैग लगना, यहाँ पर भी टैग वो लगा होना ज़रूरी है ताकि उस पर सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें मिल सके। तो यहाँ पर हार्वेस्टिंग और स्टोरिंग हो गया। उसके बाद जो है राइजिंग द F1 जनरेशन। अब F1 जो सीड कलेक्ट किए थे, स्टोर सीड थे, उसको जो है फिर सेपरेटली जो है सोन किया जाता है और उसके बाद में जो है जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उसको कहते हैं F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी कहते हैं। और यह F1 जनरेशन जो है हाइब्रिड के रूप में या फिर नई वैराइटीज़ के रूप में यूज़ की जाती है।
तो इस तरह से कुछ अलग अलग प्रोसीजर के द्वारा, अलग अलग स्टेप्स के द्वारा जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।